नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज की बड़ी खबर क्या होनी चाहिए? एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को आय से अधिक मामले में सजा हो जाना, किसी फिल्म स्टार के बेटे को ड्रग्स के मामले में क्लीन चिट मिल जाना, या फिर देश के सबसे बड़े सूबे की विधानसभा में मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष में फिर बहस हो जाना, ये सब खबरें हैं। लेकिन हमारी नज़र में आज की सबसे बड़ी खबर है हिंदी की लेखिका गीतांजलि श्री को प्रतिष्ठित बुकर सम्मान मिलना। इस खबर में गॉसिप नहीं, हो हल्ला भी नहीं। हो सकता है खबरों के दूसरे माध्यमों के लिए ये सिर्फ फटाफट की एक खबर भर हो, लेकिन हमें लगता है कि ये सिर्फ हिंदी ही नहीं, भारत ही नहीं, समूचे साउथ एशिया की तमाम भाषाओं के लिए, उसके साहित्यकारों के लिए, पाठकों के लिए गर्व की बात है। इसलिए आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। आपको जानना चाहिए, आपके बीच की एक लेखिका है जिसे इतना प्रतिष्ठित सम्मान मिला है, उसके रचना कर्म के बारे में जानिए, उस लेखिका के बारे में जानिए, उन तमाम लेखक लेखिकाओं के बारे में जानिए जो रात दिन हमारी और आपकी जिंदगी की तमाम सुखद और दुखद घटनाओं को प्रेरणा मानकर लिखते हैं। क्योंकि लल्लन टॉप का बार बार इसरार रहता है कि एक उत्कृष्ट समाज वो होता है जो अध्ययन करता है, समाज वो होता है जो पढ़ने पर जोर देता है, सिलेबस से इतर भी। उम्मीद से भरी तस्वीर क्या होती है? एक आदमी या औरत या बच्चा या बच्ची और उसके हाथ में एक किताब। इसीलिए हम किताब वाला करते हैं, इसीलिए हम पढ़ाकू विमान शुरू कर रहे हैं, इसीलिए हम नेता नगरी में आखिरी में आपको किताबों के बारे में बताते हैं। किताबें हमें बेहतर इंसान बनाती हैं। शो में इस पर विस्तार से बात होगी, पर फिलहाल दिन का वीडियो देखते हैं। यानी आज सरकारी कामों की क्वालिटी को भी देखना है, तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। प्रधानमंत्री ने आज भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खुद भी ड्रोन उड़ाया। 2 दिन का ये महोत्सव दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहा है। इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ड्रोन की मदद से अपने ऑफिस में बैठे बैठे वो केदारनाथ की रिपोर्ट ले लेते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उन किसानों से भी बात की जो खेती करने में ड्रोन की मदद ले रहे हैं। मोदी ने कहा कि ड्रोन तकनीक हमारे कृषि सेक्टर को अब दूसरे स्तर पर ले जाने वाली है। स्मार्ट तकनीक आधारित ड्रोन इसमें बहुत काम आ सकते हैं। जो एक्चुअली ड्रोन के साथ अपना कामकाज चलाते हैं, और उसमें कई युवा किसानों से मुझे मिलने का मौका मिला जो खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। मैं उन युवा इंजीनियर से भी मिला जो ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज 150 ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट भी यहां दिए गए हैं। मैं इन सभी ड्रोन पायलट्स को और इस काम में जुड़े हुए सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रोन के प्रति भारत में जो ऊर्जा है वो रोजगार पैदा करने के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। दिन के वीडियो के बाद अब सुर्खियों की ओर चलते हैं। पहली सुर्खी महाराष्ट्र से है। ठाणे की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मराठी एक्ट्रेस केतकी चितले की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। केतकी पर एनसीपी मुखिया शरद पवार के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने का आरोप है। केतकी ने 13 मई को किसी और की लिखी एक फेसबुक पोस्ट को शेयर किया था, जिसके बाद एक एनसीपी नेता की शिकायत पर केतकी के खिलाफ आईपीसी की धारा 500, 501, 505, 2, 153A के तहत मामला दर्ज हुआ। आरोप लगाया कि एक्ट्रेस ने शरद पवार के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट किया और ये पोस्ट राज्य में 2 राजनीतिक दलों के बीच संबंधों को और खराब कर सकती है। जिसके बाद 14 मई को ठाणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने केतकी को अरेस्ट किया था। पुलिस जब केतकी को गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो एनसीपी कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर काली स्याही और अंडे भी फेंके थे। जमानत याचिका खारिज करते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा कि अपराध गंभीर प्रवृत्ति का है, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मामले में चितले की न्यायिक हिरासत भी 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। आप देख रहे हैं ना, इस
देश में, इस देश के प्रदेशों में जिसकी भी सत्ता होती है वो राजनीतिक असहमतियों को या कथित आपत्तिजनक पोस्ट को किस तरह से बरतते हैं। राज्य बदलता है, सत्तारूढ़ दल बदलता है तो इनके तर्क बदल जाते हैं। दूसरी सुर्खी भी महाराष्ट्र से है। चर्चित कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स केस में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने क्लीन चिट दे दी है। एनडीपीएस कोर्ट में 27 मई को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने चार्जशीट दायर की। इंडिया टुडे की संवाददाता विद्या के मुताबिक इस चार्जशीट में आर्यन खान का नाम नहीं है। खबर के मुताबिक एनसीबी को आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिली थी। कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला कि आर्यन का संबंध किसी इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट से था। एनसीबी के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन संजय कुमार सिंह ने एक बयान जारी कर अपनी बात कही। क्या कहा? आर्यन और मोहक को छोड़कर सभी आरोपियों के पास से नशीले पदार्थ पाए गए। अब 14 लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। बाकी 6 लोगों के खिलाफ सबूतों के अभाव में शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है। दरअसल 2 अक्टूबर 2021 को मुंबई के कॉर्डेलिया क्रूज पर एनसीबी ने रेड की। एनसीबी ने क्रूज शिप पर पार्टी के दौरान ड्रग्स बरामद करने का दावा किया। इस मामले में आर्यन खान समेत कुल 19 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि छापे के दौरान मौके से 6 लोग ही पकड़े गए थे। इस मामले के एक आरोपी को छोड़कर अन्य सभी जमानत पर बाहर आ चुके हैं। आर्यन खान को इस मामले में 3 हफ्ते से ज़्यादा का समय जेल में बिताना पड़ा था। एसआईटी जांच के बाद आर्यन को 6 नवंबर को जमानत दी गई। मामले की शुरुआत से ही एनसीबी की छापेमारी पर सवाल उठ रहे थे। मामले के जांच अधिकारी रहे समीर वानखेड़े पर केस को सनसनीखेज बनाने के आरोप लग रहे थे। अब चार्जशीट दायर होने के बाद एनसीबी के डीजी एसएन प्रधान ने माना कि शुरुआत में कुछ गलतियां हुई और एसआईटी ने जो कुछ गलतियां जो लोकल लेवल पर हुई थी, प्रोसीड्यूरल गलतियां हुई थी, इसी के वजह से एसआईटी को टेक ओवर करना पड़ा और एसआईटी ने टेक ओवर करके एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद विदाउट बायस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ऐसा पाया कि कुछ लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ नहीं मिल रहा है, उन्हें चार्जशीट नहीं किया गया और जिनके खिलाफ सफिशिएंट प्रूफ मिला फिजिकल या सर्कमस्टेंशियल, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। प्रधान ने यह भी कहा कि क्रूज पर छापा मारने वाले एनसीबी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की जा सकती है। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से बताया कि गृह मंत्रालय ने भी समीर वानखेड़े के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। समीर वानखेड़े के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में पहले से ही जांच चल रही है। पर क्या जांच उन मीडिया आउटलेट्स पर भी चलेगी जो इस केस को सनसनीखेज बना रहे थे, जिन्होंने एनसीबी की जांच और कोर्ट की कार्रवाई से पहले ही दोषी सिद्ध कर दिया था? मीडिया ट्रायल पर भी तो बात होनी चाहिए और मीडिया वालों को भी इस पर बात करनी ही चाहिए, क्योंकि जवाबदेही अगर दूसरे संस्थानों की है तो हमारी भी है। तीसरी सुर्खी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से आई। कोर्ट ने आज आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा सुनाई, साथ ही 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा कोर्ट ने चौटाला की 4 संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दिया है। चौटाला की सजा पर 26 मई को कोर्ट में बहस हुई थी। इस दौरान चौटाला खुद के बूढ़े, विकलांग और बीमार होने का हवाला देते हुए कम से कम सजा की अपील कर रहे थे और इसका प्रतिवाद करते हुए सीबीआई के वकील ने कहा था कि चौटाला बीमार है तो उनका इलाज कराया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें अधिकतम सजा होनी चाहिए क्योंकि चौटाला जिस पद पर थे उसके बड़े मायने हैं। जनता द्वारा चुने गए नेता थे। आम लोगों में उचित संदेश देने के लिए अधिकतम सजा जरूरी है। सीबीआई के वकील ने आगे कहा था कि भ्रष्टाचार समाज के लिए कैंसर की तरह है, इसलिए भ्रष्टाचार के इस मामले में कोर्ट को ऐसी सजा देनी चाहिए जो समाज में मिसाल बन सके। जिसके बाद आज कोर्ट ने सजा सुनाई, 4 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना। इसके अलावा कोर्ट ने चौटाला की, जैसा हमने पहले बताया, 4 संपत्तियों को अटैच करने का आदेश दिया है। अब इस मामले की बारीकी समझ लेते हैं जिसके लिए चौटाला को सजा मिली। ओम प्रकाश चौटाला 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, 7 बार विधायक बनकर विधानसभा जा चुके हैं। उन पर 24 मई 1993 से 31 मई 2006 तक विधायक और इस दौरान बीच बीच में मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए आय से अधिक संपत्ति जुटाने का आरोप था। 2010 में दायर अपनी चार्जशीट में सीबीआई ने बताया था कि चौटाला के पास आय से 189.11% संपत्ति ज्यादा थी। इसके अलावा चौटाला सीबीआई को अपनी 6.09 करोड़ रुपए की संपत्ति का कोई सोर्स नहीं बता सके थे।
चौटाला को इससे पहले जेबीटी टीचर भर्ती घोटाले में भी सजा मिल चुकी है। 2013 में भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप में उन्हें 10 साल की सजा हुई थी। चौथी सुर्खी यूपी विधानसभा से। बजट सत्र के तीसरे दिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को तो बताया ही, साथ ही विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का पूरा भाषण जनादेश का अनादर करने वाला था। लेकिन मुझे नेता प्रतिपक्ष की कुछ बातों को लेकर के बहुत आश्चर्य हो रहा था और ऐसा लगता था कि एक होता है कि व्यक्ति चुनावी सभाओं में बात करता है, वहां पर वह अपनी अपनी मीठी मीठी बातों को बोलता है, लेकिन सदन में चुना गया सदस्य तो यह प्रदेश के अलग अलग भागों से चुन करके आया है। जमीनी धरातल की बात उनके सामने अगर होती तो बहुत अच्छा होता। और मुझे उनकी भाषण पर एक बात कहनी है कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार के दौरान हुई भर्तियों में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का आरोप लगाया, तो अखिलेश ने पलटवार किया। आज बीजेपी को बताना चाहिए कि आज भी चीनी मिलों का बकाया है पैसा, किसानों का भुगतान कब होगा। शामली की चीनी मिलें हैं, मेरठ की चीनी मिलें हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह की जो चीनी मिलें हैं उनका अभी भी किसानों का पैसा बकाया है। सरकार कब जवाब देगी? दूसरा सवाल यह है, क्या पिछड़े और दलित पिछले कई सालों से आंदोलन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उनके आरक्षण के अधिकार को सरकार छीन रही कि नहीं छीन रही? वहीं सरकार लगातार इनमें पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर आउट हो रहे हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं। एसआई की भर्ती देखिए क्या हाल है, कितने लोग पकड़े गए उसमें, एसआई की भर्ती में पकड़े जा रहे हैं। इसलिए इन पे बहस नहीं चाहते हैं, वो जानबूझ करके बहस को डाइवर्ट करना चाहते हैं। और मेरा एक ही जवाब है, जो बोओगे वही काटोगे। आखिरी सुर्खी लद्दाख से आई, जहां 26 जवानों को लेकर जा रही सेना की एक बस श्योक नदी में गिर गई। बस करीब 50 फीट की गहराई में गिरी। हादसे में 7 जवानों की मौत हो गई, जबकि कई जवानों को गंभीर चोट आई। हादसे के तुरंत बाद जवानों को रेस्क्यू कर परतापुर फील्ड अस्पताल ले जाया गया। राजधानी लेह से सर्जिकल टीमों को परतापुर अस्पताल भेजा गया। जिस जगह ये दुर्घटना हुई वो राजधानी लेह से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर है। हादसे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। खबर लिखे जाने तक सेना की ओर से भी इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बुकर प्राइज, कितनों के लिए ये शब्द ही शायद नया हो, पर जो इसके महत्व को समझते हैं वो जानते हैं कि ये किताबों की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है दुनिया भर में। जो नहीं जानते उनके लिए कहें तो जैसे सिनेमा का ऑस्कर, जैसे म्यूजिक के लिए ग्रैमी, फैशन के लिए मेट गाला इवेंट, वैसे ही साहित्य के लिए बुकर प्राइज, नोबेल के बाद दूसरा सबसे प्रतिष्ठित सम्मान। 26 मई की शाम ब्रिटेन की राजधानी लंदन में इसी सम्मान के लिए सब मंच सजा था। आखिरी में 6 किताबें शॉर्टलिस्ट की गई थीं। अवार्ड की घोषणा हुई तो स्पॉटलाइट भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री पर पड़ी। 53 बरस के इतिहास में पहली बार मूल रूप से हिंदी में या किसी भारतीय भाषा में लिखी गई किसी किताब को बुकर सम्मान मिला है। इस उपन्यास का नाम अंग्रेजी में है टूम ऑफ सैंड और हिंदी में जो असल उपन्यास लिखा गया है उसका नाम है रेत समाधि। दिलचस्प ये है कि लेखिका गीतांजलि श्री और अनुवादक डेजी रॉकवेल दोनों महिलाएं हैं। फिर जो प्रतिक्रिया आई वो भी उनकी भावुक कर देने वाली थी। आप सुनिए इसको। I was told
मुझे कहा गया था कि ये लंदन है, आप हर तरह से तैयार होकर आइएगा। यहाँ बारिश हो सकती है, बर्फ गिर सकती है, धूप भी खिल सकती है, यहाँ बुकर भी मिल सकता है। There might be clouds, there might be the sun, there might be the booker. मैं तैयार होकर आई थी, लेकिन शायद मैं तैयार नहीं थी। मैं अभिभूत हूँ। So I did, but I think I'm not prepared still. I'm completely overwhelmed. I thank my Hindi publisher. मैंने कभी भी बुकर का सपना नहीं देखा था। मुझे नहीं लगता था कि मैं ये हासिल कर सकती हूँ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं चकित हूँ, प्रसन्न हूँ, विनम्र हूँ। At Tilted Access, Deborah, Kristen, and Hannah Saba for taking this forward. And where would any of us be without Daisy, who has given this book its English incarnation, making it accessible for all of you. मैं यहाँ तक पहुँची हूँ इसके पीछे हिंदी और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भाषाओं की वृहद साहित्यिक परंपरा है। हम सब यहाँ नहीं होते अगर डेजी रॉकवेल न होती, जिन्होंने रेत समाधि को उसका अंग्रेजी स्वरूप दिया है। मैं अपनी 95 साल की माँ, मेरे पति सुधीर, अपने परिवार और मित्रों की शुक्रगुजार हूँ। My personal debts are many. To my 95-year-old mother, who is clapping for me in faraway India. यहाँ हम सबके बीच बुकर को लेकर कोई कंपटीशन नहीं है। मुझे पता है कि मैं बेस्ट लोगों के बीच में हूँ। My little sister and my littler nephew, they're quite big, who are here to share this moment with me, and my family and friends sitting in several continents, but with me, and as happy as me at this moment. Finally, and most importantly, उनमें से कई यहाँ और कई अन्य जगहों पर बैठे हैं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ नक्षत्रों का एक सुखद संयोग है कि इस मुहूर्त में मुझ पर रोशनी पड़ी है और मैं चमक उठी हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ और मैं सम्मानित और विनम्र महसूस कर रही हूँ। Many of them sitting here and elsewhere, and it is only that the configuration of stars so turned that a light from it caught me in its glow at this right moment. I'm lucky, honored, humbled. हिंदी साहित्य जगत के कानों में ये शब्द किसी सुखद एहसास से कम नहीं था। सम्मान गीतांजलि श्री को मिला था, लेकिन बधाई लोग एक दूसरे को दे रहे थे। हम भी दे रहे थे। रात में जगे थे, जैसे ही देखा एकदम खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, तुरंत ट्वीट दाग दिया। पर ऐसा भी नहीं है कि किसी भारतीय को ये सम्मान पहली बार मिला। अब थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। सलमान रश्दी को मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लिए 1981 में, अरुंधति रॉय को 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, अरविंद अडिगा को द वाइट टाइगर के लिए 2008 में बुकर प्राइज मिल चुका है। लेखक भले ही भारतीय हैं, लेकिन ये सारी किताबें मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई। हिंदी में लिखी ये पहली किताब है जिसे ऐसा मंच मिला। बुकर मिलने के बाद से ही सोशल मीडिया पर भारतीय, खासतौर पर साहित्य प्रेमी खूब खुश हैं और इजहार कर रहे हैं। हिंदी साहित्य में इस घटना को सिर्फ एक घटना नहीं, एक संदर्भ बिंदु की तरह देखा जा रहा है। कई भाषाविद हिंदी को मिले इस सम्मान की तुलना गैब्रियल गार्सिया मार्केज के उपन्यास 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड से कर रहे हैं, जिसने लैटिन अमेरिकी साहित्य को दुनिया भर के लिए खोल दिया था। जब इस सम्मान के लिए गीतांजलि श्री नॉमिनेट हुई थी, उस वक्त हमारी इंडिया टुडे मैगजीन के सहयोगी शिवकेश ने गीतांजलि श्री से बात की थी। हमें लगता है आपको ये बातचीत सुननी चाहिए। तो अभी आपका क्या स्टेट ऑफ माइंड क्या है? आपके क्या इसको लेकर के किसी तरह का की उलझन, घबराहट या उसका एक्साइटमेंट, उसको आप कैसे बताएंगे? बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है मेरे भीतर, एकदम शांत है। और मुझे तो तारीख भी मुझे ना याद रहती, लेकिन आप लोग सब जो है बताते रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो टिक गई है कि अच्छा 25, 26, 27 कुछ है। हाँ। लेकिन वरना देखिए, मेरे लिए ये चीज जो हुई है, हाँ। धीरे धीरे मुझको समझ में आया है कि देखिए बहुत
इसको मुझे मानना पड़ेगा कि एक अच्छी पहचान है जी। कि कहीं और बैठे जो इस ना मुझे जानते हैं ना उस तरह से, मतलब यहाँ मैं सोच पाऊँ कि अच्छा इन लोगों में आपस में क्या बात हो रही है, कौन है, उन्होंने किया है। इससे बिल्कुल अलग दूर प्रदेश में बैठे बहुत सारे लोगों ने पढ़ा और इसको इस लायक समझा कि ये शॉर्ट लिस्ट में आ गई, तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मतलब फख्र की बात थी। सम्मान के लिए उत्साह जरूर था, लेकिन हिंदी साहित्य के लिए पुख्ता सर्टिफिकेट बुकर सम्मान ही नहीं है, ये भाव भी रहे। आमतौर पर हिंदी साहित्य के लेखकों की बात जब आती है तो कईयों के मन में दीनहीन छवि उभरने लगती है। ये सम्मान उस छवि को भी तोड़ता है। गीतांजलि श्री उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की रहने वाली हैं। पिता सिविल सर्वेंट थे तो बचपन और जवानी यूपी के अलग अलग जिलों में बीती। इलाहाबाद में लंबे समय तक रहना हुआ, जहां सुमित्रा नंदन पंत सरीखे कई बड़े साहित्यकारों का सानिध्य मिला। बाद के बरसों में वो दिल्ली रहने लगी। पहली कहानी छपी 1987 में हंस पत्रिका में, राजेंद्र यादव जिसके संपादक थे। इस कहानी का शीर्षक था बेलपत्र। इसके बाद गीतांजलि श्री ने कई किताबें रची, जिसमें तिरोहित, हमारा शहर उस बरस, खाली जगह और अनगूंज और माई उनका उपन्यास, इन सबको गिना जाता है। कई नाटक भी लिखे उन्होंने। 64 वर्षीय गीतांजलि श्री के काम को अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, सर्बियाई और कोरियाई समेत कई भाषाओं में अनुवादित किया गया है। टूम ऑफ सैंड ब्रिटेन में प्रकाशित होने वाली उनकी पहली किताब है। इस सम्मान पर भारत के बड़े साहित्यकारों की क्या प्रतिक्रिया है, सुनिए मशहूर लेखिका मृदुला गर्ग को। गीतांजलि श्री को बुकर प्राइज मिला है उनकी रेत समाधि हिंदी का जो उपन्यास है उसके अनुवाद पर, टूम ऑफ सैंड। तो मेरे लिए खासकर वो बहुत हर्ष की बात है, क्योंकि वो मेरे से अगली पीढ़ी की लेखिका हैं और मेरे मित्र भी हैं, और हिंदी में मैं भी लिखती हूँ, वो भी लिखती हैं। गर्व तो हम लोगों को होता ही रहता है, हर्ष बहुत कम होता है, हर्ष बहुत कम मिलता है। और मैं उन हिंदुस्तानियों में से नहीं हूँ जो सोचते हैं कि जब तक कोई विदेशी अवार्ड न मिले तब तक हमारा साहित्य, हमारा देश नगण्य है। ऐसा मैं नहीं मानती। जो वो है वो तो है ही। हिंदी का साहित्य या भारतीय साहित्य, इतनी भाषाएं, सब भाषाओं में इतना सदियों से चला आ रहा बहुत बृहद लिखित साहित्य रहा है। तो वो हर भाषा, एक समझ लीजिए कि एक यूरोपियन भाषा की तरह है। हर हिंदुस्तान की हर भाषा एक यूरोपियन भाषा की तरह है। हिंदुस्तान कुल मिलाकर एक यूरोप की तरह है। तो उसमें जो हमारा साहित्य है और जो उसका अस्तित्व है, अस्मिता है, वो तो बनी ही रहेगी, चाहे कोई अवार्ड मिले चाहे ना मिले। मगर ये जरूर है कि जब विदेश में ख्याति मिलती है तो हम बहुत गदगद हो जाते हैं। हमें लगता है कि अब जाकर हमारे साहित्य को कुछ मानी मिले, वो बामानी हुआ, मानीखेज हुआ। जैसे तब तक तो वो बेमानी ही था, मगर ऐसा नहीं है। मुझे जब किसी को कुछ भी अवार्ड मिलता है, चाहे हिंदुस्तान में मिले, चाहे छोटे से शहर में मिले, चाहे पटना में मिले, चाहे कलकत्ता में मिले, कहीं भी मिले, तो मुझे लगता है कि चलो किसी ने तो साहित्य को पहचाना, पढ़ा होगा, तभी पुरस्कार दिया। तो मेरे लिए वो हमेशा हर्ष की बात ज्यादा रहती है, गर्व से ज्यादा। मृदुला गर्ग कहती हैं कि हिंदी साहित्य में गर्व के मौके कई बार आते हैं, चाहे किसी जिले में मिला पुरस्कार हो या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार, मगर बुकर का मिलना हर्ष की बात है। ऐसे मौके गिने चुने हैं। किसी भी किताब को बुकर सम्मान मिलने के लिए 2 बातों का होना जरूरी है, आप ये जान लीजिए। पहला, किताब का मूल भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद होना चाहिए। दूसरा कि ये किताब इंग्लैंड या आयरलैंड में पब्लिश की गई हो। साहित्य अच्छा हो सकता है, मगर सम्मान के लिए सबसे ज़रूरी है उसका अंग्रेजी अनुवाद बेहतर तरीके से हो। वो अनुवाद ऐसा हो जो मूल भाषा में लिखे साहित्य के भाव को हूबहू पाठक के दिमाग में उतार दे। गीतांजलि श्री की किताब को सम्मान मिला तो इसकी प्रमुख वजह थी डेजी रॉकवेल का बेहतरीन अनुवाद। बुकर की खास बात यह है कि इसमें मिलने वाली इनामी राशि लेखक और अगर अनुवादक है तो उसके बीच आधी आधी बढ़ती है। 50,000 पाउंड, रुपए में करीब 50 लाख रुपए, ये दोनों में बराबर बटेंगे। ये बुकर प्राइज पहले क्यों नहीं मिला और आगे मिलने की कितनी संभावनाएं हैं,
इस पर लेखक और लंबे समय से अनुवाद का काम करने वाले अशोक पांडे की टिप्पणी महत्वपूर्ण है। पहले उनको सुनते हैं। अनुवादक के लिए तो हिंदी हमारे, खास तौर पर चूंकि हम हिंदी में लिखने वाले लोग हैं, आप कई बार देखिएगा कि हिंदी की किताबों में जो जहां पर किताब की विवरण लिखे होते हैं, अनुवादक भी इसमें पूरा लिखा नहीं होता है, अनु लिख करके बिंदी लगा देते हैं, है ना। ये श्रेय का यहाँ तक सवाल है ना। तो अनुवाद की तो स्थिति बहुत खराब है, लेकिन दूसरी भाषाओं में, हिंदी को छोड़ करके आप किसी विदेशी दूसरी भाषा में, यूरोपीय भाषा में अगर अनुवाद करते हैं तो वहां पर अनुवादक को बहुत महत्व दिया जाता है और उसको ओरिजिनल जितना ही सम्मान देने की वहां पर परंपरा है। जैसे मुझे याद पड़ता है गाब्रिएल गार्सिया मार्केज का एक इंटरव्यू बड़ा फेमस है जो उन्होंने अपने एक दोस्त को दिया था, पत्रकार दोस्त को। उसमें वो कहते हैं, साफ साफ कहते हैं कि 100 Years of Solitude का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो मूल से बेहतर है। ये मार्केज खुद बोलते हैं इस बात को। और जहां तक अनुवाद की महत्ता की बात है, उस पर तो बहुत लंबी चौड़ी बात हम कह सकते हैं, लेकिन दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जो हम तक अनुवाद के माध्यम से पहुंची हैं। जैसे एक मुझे बड़ी छोटी सी बात याद आती है, जो हमारे उमर खयाम की जो रुबाइयात हैं, जो उमर खयाम की रुबाइयाँ हैं, अब वो देखिए कैसे एक यूरोप का आदमी एडवर्ड फिट्जरल्ड, उसको कहीं कलकत्ते की किसी लाइब्रेरी में किसी दोस्त को वो मिलती है पांडुलिपि, जो 600-700 बरस पुरानी पांडुलिपि है, और वो उसे कहीं इंग्लैंड भेजता है और फिट्जरल्ड उसका अनुवाद कर देते हैं। आज अगर उमर खयाम को सारा संसार जानता है, जाहिर है अरब संसार में तो उनकी पहुंच होगी, लेकिन सारा संसार जानता है तो ये एडवर्ड फिट्जरल्ड की वजह से है ना। और यही दुर्दशा की सबसे बड़ी वजह है। जब किसी अनुवादक को हिंदी के पब्लिशर 50 पैसे 70 पैसे प्रति शब्द देंगे तो बढ़िया अनुवाद साहित्य का कैसे मिलेगा। अनुवाद नहीं होगा तो बाकी दुनिया तक आपका लिखा साहित्य पहुंचेगा कैसे, और आप तक बाकी दुनिया का। जब बुकर सम्मान लेने मंच पर लेखक और अनुवादक दोनों साथ जाते हैं तो फिर जो सम्मान लेखक को मिलता है वो अनुवादक को क्यों नहीं। ये कुछ गहरे सवाल हैं जिसके जवाब देश के तमाम पब्लिशर्स को और पाठकों को और समाज को मिलकर तलाशने होंगे। लेखन और अनुवाद एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसे समझने के लिए गीतांजलि श्री के ऑडियो का वो हिस्सा फिर से सुनना होगा जिसमें वो अनुवादक डेजी रॉकवेल के साथ हुए वार्तालाप के बारे में बताती हैं। सुनिए। अंग्रेजी में अनुवाद की प्रक्रिया को भी आपने डेजी रॉकवेल के साथ काफी एंजॉय किया है। उस प्रोसेस के कुछ हाइलाइट्स आप बता सकते हैं? हाइलाइट्स अब इसमें क्या बता, देखिए असल में अंग्रेजी का जिस तरह का बोलबाला है और फिर ये बुकर का आ जाना, तो अंग्रेजी वाला तर्जुमा तो बहुत ज्यादा इसकी चर्चा होने लगी। लेकिन असल में अंग्रेजी के पहले मेरा फ्रांसीसी में इसका अनुवाद हुआ था और वो अनुवाद भी बहुत ही पारखी है हिंदी साहित्य के बारे में को लेकर। वो है आनी मोंतो हैं, वहाँ की प्रोफेसर हैं, एक यूनिवर्सिटी है पेरिस में वहाँ, और उन्होंने इसके पहले भी हिंदी साहित्य पे बहुत काम किया है और अच्छे लेखकों पे, मतलब हमारे जो जाने माने लेखक हैं उन पर काम किया है। अनुवादक बार बार लेखक के दिमाग में झांकने की कोशिश करता है क्योंकि शब्दों का नहीं, उसे भावों का अनुवाद करना होता है। अच्छी किताब को अच्छे अनुवादक तक पहुंचाने में पब्लिशर और बुक एजेंट का भी बड़ा रोल होता है। बुक एजेंट कौन होते हैं? लेखक और पब्लिशर अनुराग वत्स से सुनिए। बड़ा रोल केवल पब्लिशर का नहीं रह जाता, उसके बाद ट्रांसलेटर हैं, क्योंकि बुकर आपको पता है कि अंग्रेजी में अनुदित किताबें या उस भाषा में लिखी किताबों को मिलती है, तो एक अनुवादक का रोल है। फिर जब आपने कल जो बुकर पुरस्कार मिला उस समय आपने अगर स्पीच सुनी होगी गौर से, तो उसमें डेजी रॉकवेल ने उन लोगों का भी धन्यवाद ज्ञापन किया, जैसे कनिष्क गुप्ता का उन्होंने नाम लिया, वो बुक एजेंट है। अब भारत में या हिंदी में बुक एजेंट जैसी बात सुनने पे लोग बिदक जाएंगे, उनके लिए कोई नई बात लगेगी, उन्हें लगेगा कि भाई ये क्या है, किताब लेखक, प्रकाशक, अनुवादक और पुरस्कार देने वाला होना चाहिए। लेकिन बीच में और बहुत सारी जगहें हैं, कड़ियां हैं जो जोड़ती हैं चीजों को। आपको जान के आश्चर्य होगा कि यह किताब जो रेत समाधि है, इसका पहले अनुवाद फ्रेंच में हुआ और तब फिर अंग्रेजी में हुआ, और इस तरह से इसने अपनी पुरस्कार की यात्रा पूरी की है। 2018 के बाद अब तक 4 बरस की ये यात्रा है और
उसका निष्कर्ष इतना बड़ा पुरस्कार है। तो मेरे ख्याल में केवल पब्लिशर की भूमिका नहीं है। हाँ, पब्लिशर की एक बड़ी भूमिका ये हो सकती है कि वो निरंतर ऐसे साहसिक टेक्स्ट को छापे और उसके अनुवाद हों, इसके लिए वो सतत प्रयास करे। अब अनुवाद में दोनों की भूमिका है। कई बार लेखक उसके अधिकार अपने पास रखते हैं, कई बार प्रकाशकों को दे देते हैं। तो अगर प्रकाशकों के पास अधिकार है तो प्रकाशकों का कब्जे है। मूल रचना सर्वोपरि होती है, मगर सम्मान के लिए बहुत सी कड़ियों का मिलना जरूरी है। ये चुनौतियां ही ऐसी हैं जिसे बहुतायत में लेखक पूरा नहीं कर पाते। गीतांजलि ने लेखन के साथ वो कर लिया जो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने वाला था। इसके पीछे पब्लिशर का भी बड़ा योगदान है। गीतांजलि को जिस उपन्यास रेत समाधि के लिए पुरस्कार मिला वो हिंदी में 2018 में छपा था, राजकमल प्रकाशन की तरफ से। उत्सुकता हो रही होगी शायद कुछ लोगों को कि इसकी मूल कहानी क्या है, प्लॉट क्या है। शांति से ज्यादा क्रांति मगन करती है, शील से ज्यादा अश्लील, आराधना से ज्यादा दहाड़ना, बनाने से ज्यादा बिगाड़ना, धीर से ज्यादा अधीर, चुपचाप से ज्यादा मारधाप। ये पंक्ति रेत समाधि से है। उपन्यास की कहानी भी इसी पंक्ति की तासीर की है। रेत समाधि की नायिका एक 80 वर्षीय महिला है जिसने पति की मृत्यु के बाद खाट पकड़ ली है। किसी के उठाए नहीं उठती, फिर एक दिन उठती है नई बयार के साथ। महिला की एक बेटी भी है। बेटी का किरदार प्रोग्रेसिव है, अविवाहित और इंडिपेंडेंट। बेटी माँ को अपने घर ले जाती है, उसका ख्याल रखती है। इस प्रोसेस में बेटी थोड़ी थोड़ी माँ और माँ थोड़ी थोड़ी बेटी बनने लगती है। इसके बाद कहानी में अलग अलग किरदार और घटनाएं आती हैं अपने अलग अलग रंगों के साथ। और इन घटनाओं और किरदारों की आमद के साथ शुरू होता है टसल नायक के दिमाग का, जहां वो अपने जिए हुए और भोगे हुए के बारे में सोचती है। लल्लन टॉप टीम का हिस्सा रहे सोमशेखर इस किताब पर एक टिप्पणी करते हैं जो हमें ज़रूरी लगी। क्या लिखते हैं वो? इस किताब को हिंदी की ट्रेडिशनल परिपाटी में नए बिंब गढ़ने के लिए खूब सराहा गया। बुकर के नॉमिनेशन के ठीक बाद साहित्य की वेबसाइट साहित्य तक पर किताब पर लंबी चर्चा भी हुई। हिंदी लेखिका डॉक्टर अनामिका, राजकमल ग्रुप के प्रमुख अशोक महेश्वरी, अनुवादक मनीषा तनेजा और मेडागास्कर के राजदूत अभय ने किताब के हर पहलू पर बात की। कई बातें निकली, लेकिन एक बात जिस पर सभी पैनलिस्ट ने सहमति दिखाई वो ये कि किताब में लेखिका का अक्स झलकता है। गीतांजलि श्री के उपन्यास को 6 किताबों की फाइनल शॉर्टलिस्ट में चुना गया था। कोरियाई लेखक बोराचुंग की कर्स्ट बनी, नॉर्वेजियन लेखक जॉन फॉसे की अ न्यू नेम, सेप्टोलॉजी 6 and 7, जापान के लेखक मिको कावाकामी की हेवन, स्पेनिश लेखक क्लाउडिया पिनेरो की एलेना नोज और पोलिश मूल के लेखक ओल्गा टोकारजुक की द बुक्स ऑफ जैकब। इस नॉमिनेशन की बाकी किताबें थीं, जानिए, क्योंकि ये भी उम्दा किताबें रही होंगी। जिन किताबों के बारे में आप सुनते हैं उनको खोज कर पढ़िए, और क्यों पढ़िए ये शुरू में बता चुका हूँ। खैर, 6 किताबों के बीच में प्रतिस्पर्धा थी। इन सबको छोड़कर रेत समाधि नंबर 1 बन गई। आज भी हिंदी साहित्य में बहुत काम हो रहा है। ये सम्मान ना तो पहला है ना ही आखिरी होगा, लेकिन हिंदी साहित्य की आकाशगंगा का अमिट हस्ताक्षर ये सम्मान बन गया, एक रेफरेंस पॉइंट बन गया है। भारत ने लॉर्ड्स के मैदान पर 1983 में पहला वर्ल्ड कप जीता। दूसरा वर्ल्ड कप आते आते 28 साल लग गए। ऐसा साहित्य के क्षेत्र में ना हो, इसके लिए क्या करना होगा, हमने पूछा युवा लेखिका शुभम श्री से। मुझे तो यही लगता है कि हम अपने समय के हिसाब से अपना साहित्य लिखें तो बेहतर है। हमारा समय बदल रहा है तो हमारी भाषा भी बदलेगी, हमारे एक्सप्रेशंस भी बदलेंगे, हमारा भाव बदलेगा, अभिव्यक्त करने का खुद को तरीका भी बदलेगा। और मुझे लगता है कि हमेशा मौलिकता की खोज जो है वो एक लेखक के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी एक लेखक ने, किसी 2-4 लेखकों ने बहुत अच्छा लिख दिया है, लेकिन वो उनकी स्टाइल है ना, वो उनका अपना काम है, वो उनका अपना एक हस्ताक्षर है, उनकी अपनी एक गढ़ी हुई भाषा है। तो मेरे ख्याल से ये हर लेखक की चुनौती है, या उसको जूझना ही पड़ता है इससे कि वो अपने लिए एक भाषा गढ़े, अपने लिए अपना एक संसार वो खुद से बनाए, अपनी दुनिया बनाए। तो वो बहुत जरूरी है, बजाय इसके कि हम कुछ लेखकों को पढ़कर या उनसे प्रभावित होकर उस जैसा मतलब लिखने की कोशिश करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि हर कोई अपने तरीके से अपने रास्ते ढूंढ रहा है और नए नए तरीके से खुद को अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रहा है, और यही चीज मुझे लगता है जरूरी भी है। ये उत्सव की बात है, और इस उत्सव में आप कैसे शरीक हो सकते हैं ये तय करके कि आपके घर में
जिस तरह पढ़ाई का कमरा होता है, जिस तरह से किचन होता है, जिस तरह से मेहमानों का कमरा होता है, ड्राइंग रूम होता है, पूजा का कमरा होता है, किताबों का कमरा हो। कमरा नहीं हो सकता तो अलमारी हो। जिस तरह से आपके सिरहाने मोबाइल रखा होता है, टॉर्च रखी होती है, पानी की बोतल रखी होती है, लोटा रखा होता है, किताब रखी हो। किताब में निवेश करिए, किताबें खरीद कर पढ़िए, क्योंकि हम और कई ऐसी चीज़ों में निवेश करते हैं, खर्च करते हैं जो हमें अखरता नहीं, पर किताब का कवर पलटते ही हमारी कीमत टिक जाती, हमारी नज़र टिक जाती है कीमत पर, और फिर हम तलाशने लगते हैं किंतु परंतु। ये करना बंद करिए, तभी आपका समाज समृद्ध होगा, तभी आपके साहित्यकार समृद्ध होंगे। उनमें साहस आएगा कि सिर्फ लिख कर भी जीविका चलाई जा सकती है। खून जलाने के लिए उनके पास भी एक वजह होनी चाहिए, क्योंकि पेट में तो उनके भी आग है और मस्तिष्क में उनके भी गरिमा की चाह है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पुरस्कार के बाद हिंदी प्रदेश बल्कि पूरा हिंदुस्तान किताबों की तरफ, साहित्य की तरफ नए सिरे से रुख करेगा। आखिरी में हम सोशल मीडिया ऐप कू पर सवाल पूछते हैं। आज का सवाल, क्या बुकर जीतने के बाद हिंदी साहित्य की ख्याति बढ़ेगी? हाँ कहने वाले 85% और नहीं कहने वाले 15% लोग हैं। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, अपने साहित्यकारों का भी ख्याल और मान रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।